अस्सलामु अलैकुम तलबा व नाज़रीन। आज हम बात करेंगे एक सैम्पल पेपर की। देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का होगा जो देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, इसमें तकरीबन जो आप देखेंगे 30 सवाल होंगे और ये क्वेश्चन पेपर जो आएगा सिर्फ अच्छी तरह से चेक कर लेंगे सबसे पहले जब आपको मिलेगी। तो इसमें 30 तो आपका क्वेश्चन होंगे, सवालात होंगे और ये 10 सफ़हात होने चाहिए। ठीक है, और जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, पहला काम आपका ये है कि आप अपना रोल नंबर जो आपका मिला है वो इसके ऊपर लिख देंगे, जो भी आपका है। मान लीजिए मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह का आपका रोल नंबर है, तो आप इसे पहले भर लेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है नहीं, जब जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन की डेट और उसके साथ साथ उसका दिन जो है आप डाल देंगे। जैसे मान लीजिए आज की तारीख है 9 अक्टूबर 2023, तो ये तो हो गया दिन। ठीक है, तारीख हो गई और दिन आज का क्या है, मंडे। तो ये सबसे पहले आप इसके ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, डेट और इसके साथ साथ दिन। इसके अलावा बाकी जो आप दो यहाँ पे देख रहे हैं खाली जगह, ये जो निगरान होंगे आपके क्लास के अंदर दो, उनके यहाँ पे साइन होने हैं। ठीक है, किसी एक के भी चल जाएंगे लेकिन होने ज़रूरी हैं, चाहिए इस पे। अच्छा, इसके अलावा जो हिदायत दी गई हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ध्यान से एक तो आप टाइम से वहाँ पे जाएं। ठीक है, जो टाइम आपको मिला वो मान ली 2:30 बजे का टाइम है, तो आपको 2 बजे से पहले सेंटर पहुंच जाना है। ठीक है, इसके साथ सारी चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए। पेन आप 3-4 तरह के रखें अपने पास। ठीक है, और फ्लो में होना चाहिए वो। तो आम हिदायत में सबसे पहला है तालिब इल्म अपने सवालात नामे के पहले सफ़े पर अपना रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद मेहरबानी करके अपने सवाल नामे को अच्छे से जांच लेंगे और तमाम जो सफ़हात हैं और इसके साथ साथ जो सवालात हैं, ठीक है, जितनी तादाद उस पर लिखी है उतनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो पेपर है इसे 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, A, B और C और D। मारूदी जो सवालात हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, मल्टीपल जो चॉइस के क्वेश्चन है आपका MCQ, उसमें हम देखेंगे जो सवालात दिए गए हैं तो उस वक्त के अंदर जो है आपको मुकम्मल करना है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। इसके अलावा जवाबी जो कॉपी है आपका, जो आंसर शीट है, उसके ऊपर किसी तरह की आपको निशानी नहीं लगानी है। ठीक है, जैसे 786 या कोई और बिस्मिल्लाह या और किसी तरह की जो निशानी है या नाम वगैरह आपको नहीं लिखना है। अच्छा, ये जो आपका सवाल नामा है इसका कोड आप ध्यान रखेंगे, ये है जो आपको मिला है 65/S/A/U सेट A है। ठीक है, किसी का सेट B हो सकता है, किसी का C हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप उसको भरेंगे। सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको वो आपको अटेम्प्ट करने ज़रूरी हैं, उसको आपको हल करना ज़रूरी है। ठीक है, तो सारे सवालात हल किए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ पहले से लेके 8वीं जो क्वेश्चन है आपका, 8वें नंबर तक के जो सवालात हैं वो मारूजी हैं। मारूजी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, जिसे हम MCQ कहते हैं। ठीक है भाई, इसमें होगा क्या कि एक सवाल दिया होगा और वहीं उसके जवाब भी दिए गए होंगे। 4 उसके ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शन में से एक सही होगा। उस सही ऑप्शन को आपको लिखना है। अब उसमें A, B, C, D इस तरह करके दिया होगा और उसके साथ साथ उसके जवाब दिए होंगे, तो उनमें से एक आपको हल करना है। इसके बाद सवाल नंबर 9 से लेके 16 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो जो उसका जवाब जो देने हैं आपको 25 अल्फाज में देने हैं। 25 अल्फाज से मुराद है तकरीबन 3 लाइन के। ठीक है, 3 लाइन से ज़्यादा ना हो, 3 से 4 लाइन भी हो सकता है। ठीक है, कोशिश करें कि 3 लाइन में पूरा हो जाए, नहीं तो 4 में आप मुकम्मल कर लीजिए। इसके अलावा 17 से लेके 25 तक के जो क्वेश्चन हैं आपके सवालात हैं, उनके जवाब आपको 40 से 50 अल्फाज में देने हैं। इसका मतलब
पूरा एक जो पैराग्राफ है तकरीबन ये 6 से लेके 7 लाइन, 6 लाइन आप मान के चलें कि 6 लाइन में से मुकम्मल कर देना है, या 4 पॉइंट में, कम से कम 4 पॉइंट में इसके जवाब दे दें। इसके अलावा जो बड़े सवाल आते हैं 26 से लेके 30 तक के, ये 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 8 नंबर के होंगे ये। इनके जवाब आपको 150 से लेके 200 अल्फाज में देने हैं। इसका मतलब या तो आप पूरा जो 1.5 पेज के हिसाब से आप देख लें, या फिर तकरीबन 8 अलग अलग पॉइंट्स बना के बाकायदा आप इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि 8 नंबर का सवाल है तो एक एक पॉइंट का 1 नंबर मिल जाएगा आपको। तो तरीके से अगर आप 8 पॉइंट बना के दे देंगे तो 8 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला जो सवाल है स्क्रीन पे आप देखें कि मंदरजा झैल में से किस मंदिर को हिंदुस्तान में कभी भी बनाया गया सबसे उम्दा वाहिद फन पारा करार दिया गया है। यानी अब तक का जो ऐसा टेम्पल है जो ये यानी पूरे इंडिया का ये बहुत ही मायानाज जो है मंदिर माना जाता है। और इसकी खासियत ये है कि पूरा जो एक पूरा टेम्पल है, मंदिर है, वो एक पूरी चट्टान को काट कर बनाया गया है, पूरे एक ब्लॉक को जो है काट के बनाया गया है। तो इसमें है ए ऑप्शन महाबलीपुरम, दूसरा है बृहदस्वार, ठीक है, या बृहदेश्वर जिसे कह सकते हैं आप, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग इसी गलत है यहाँ पर, ये बृहदेश्वर है। सी है कैलाशनाथ टेम्पल और डी है पुरी, ठीक है। तो जहां तक बात की जा रही है ऐसे मायानाज टेम्पल की जो पूरा एक पहाड़ को काट के बनाया गया है, तो उसका आंसर होगा सी। तो यहां आप जो जवाब लिखेंगे तो जवाब में आप जवाब का 1 लिखें, ठीक है, और उसके साथ साथ ऑप्शन सी भी लिखेंगे और साथ साथ कैलाश नाथ, ठीक है, ये भी लिख देंगे। तो जवाब में 1 नंबर लिख के साथ साथ उसका जो ऑप्शन है सी और कैलाशनाथ, ये भी साथ साथ आप लिखेंगे। ये आपको आपकी जो आंसर शीट है जो मिलेगी आपको जब भर ले, आप सारा जो फर्स्ट जो आपका शीट भर लेंगे, उसके बाद आप जो है दाईं तरफ, जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी है तो उसमें आप जो है बाकायदा हाशिया लेके फिर उसके ऊपर लिखना शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप ये जो सेक्शन नंबर है आप वो भी डाल देंगे साथ साथ। ये सेक्शन ए है तो सेक्शन ए का जवाब पहला है और उसका ठीक है, इसका आप ऑप्शन दे देंगे। अब इसके बाद है राज तरंगिनी, ये इसमें रजत तरंगिनी लिखा हुआ है। ये राज तरंगिनी जो किताब है ये किसके जरिए लिखी गई, ठीक है, बहुत सारी किताबों के आपको और भी ऑप्शन आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब राज तरंगी जो किताब है उसके ऑप्शन दिया है इसमें, पहला है कल्हण ने, दूसरा है सोमदेव ने, तीसरा है जयदेव ने और डी है अश्वघोष ने, ठीक है। अब इन 4 ऑप्शन में से एक सही है, तो इसका आंसर क्या सही होगा कि राज तरंगिनी कल्हण ने लिखी है, संस्कृत में कल्हण ने लिखी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। तो उसके साथ साथ आप लिख देंगे सवाल या जो भी जवाब है आपका, जवाब नंबर 2 और ऑप्शन इसका क्या होगा, ए कल्हण, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, जानिया जैन मजहब को मानती है, जानिया कोई लड़की है, वो जैन मजहब की मानने वाली है, वो अपनी रिवायती मजहबी किताब किस जबान में पढ़ेगी, यानी जो जैन मजहब की जो रिवायती किताबें हैं वो किस जबान में पढ़ेगी। अब देखिए हम देखते हैं कि जो जैन मजहब की जो किताबें हैं, ठीक है, वो हम देखें जो पुरानी कदीम जो ज़बानें हैं वो तो संस्कृत थे, लेकिन जो आम लोगों की जो ज़बान थी वो प्राकृत या पाली थी। तो जैन और बुद्ध मजहब की जो किताबें हैं वो संस्कृत के अलावा पाली और प्राकृत में लिखी गई। तो जैन मजहब की जो खासकर हम जैन मजहब की बात कर रहे हैं तो वो जो किताब है वो प्राकृत ज़बान में लिखी गई। तो इसका जवाब क्या होगा, जवाब नंबर 3 डाल के आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, प्राकृत, ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान के किस तबैयात दां को, यानी फिजिसिस्ट की बात कर रही हैं, वो कौन से फिजिसिस्ट हैं जो साइंटिस्ट हैं, उनको 1930 में नोबेल जो प्राइज है, जो वर्ल्ड का सबसे मायनाज इनाम माना जाता है साइंस और इसके लिटरेचर की फील्ड के अंदर खास, ठीक है, अलग अलग उसकी फील्ड्स हैं। तो
तो उसमें ये दिया जाता है हर साल। तो 1930 में किसको मिला हिंदुस्तान से? तो उसका आंसर है सी, डॉक्टर सी वी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन इसका आंसर होगा। तो जवाब नंबर 4, आंसर सी वी रमन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 13वीं सदी में हंसदेव ने उनके जरिए जो किताब लिखी गई उस किताब का क्या नाम है? ठीक है, अब हंसदेव जो थे ये हम देखें अकबर के दौर में थे और इन्होंने मिर्गा पाकसी जो शास्त्र है खासकर ये किताब लिखी थी इन्होंने। ठीक है, ये परिंदों के ऊपर उसके साथ साथ जो जानवर हैं उनकी खसूसियात इसमें बयान की गई थी, बाकायदा स्पेशलाइज इस पर काम किया था इन्होंने। तो इसका जवाब क्या होगा? मिर्गा पासी शास्त्र। ठीक है, चलिए देखिए, असल में मिर्ग और पासी, मिर्ग का मतलब यहाँ पे हिरन के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे ही नहीं, लेकिन यहाँ पे 4 पैरों पे चलने वाले जानवर हैं, और पासी यानी पक्षी से है। ठीक है, परिंदों से। अच्छा, इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे तुजो के बाबरी है, तुजो के जहांगीरी है। अब आपको पता होगा कि तुजो की बाबरी जो है वो बाबर ने लिखी थी, ये तुर्की जबान में थी। तुजो की जहांगीरी ये जहांगीर ने लिखी थी, ये फारसी जबान में थी। और लीलावती ये, ठीक है, ये उस दौर के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने लिखी थी। उस बरतानवी अफसर को उसकी शनाख्त कीजिए जिसने सबसे पहले कलकत्ता में मदरसा जो है उसको कायम किया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए वारेन हेस्टिंग, दूसरा है जोनाथन डक्कन, तीसरा है लॉर्ड मैकाले और चौथा है लॉर्ड विलियम बेंडिक्ट। ठीक है, अब ये 4 जो हैं ऑप्शन हमें मिले हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो थे उन्होंने सबसे पहले कलकत्ता के अंदर, तो इसका जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, जवाब ए। ठीक है भाई, अच्छा ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने, हम देखें तो लॉर्ड मैकाले ने नए तालीमी जो निज़ाम था उसको हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंगटन जो है, आप उनकी बात करें तो इन्होंने सती प्रथा के खात्मे पे काफ़ी फोकस किया और औरतों की तालीम पे इन्होंने बहुत काम किया कि हिंदुस्तान की जो औरतें हैं, ठीक है, वो भी तालीम में पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा है, महात्मा गांधी ने छूत छात के खिलाफ एक मुहिम शुरू की थी और सबसे निचली जात के लोगों को एक नाम दिया था उन्होंने बाकायदा। ठीक है, वह बाकायदा उनकी बस्ती में गए और वहाँ पे उन्होंने सफाई का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया, प्रोग्राम किया उन्होंने। ठीक है, और बाकायदा उन लोगों को नाम दिया उन्होंने। तो उसमें ऑप्शन है, पहला दर्ज फहरिस्त कबाइल, बी है दर्ज फहरिस्त जातों का, सी है हरिजनों का, और डी है दीगर पिछड़ी जातों का। तो उन्होंने जो दलित हैं उनको नाम दिया हरिजनों का। तो इसका आंसर क्या होगा? हरिजन। ठीक है, द्रौपदी ने 5 पांडु भाइयों से शादी की और ये किस किस्म की शादी की मिसाल है? आपने देखा होगा, हम जब हमने पढ़ते हैं जो अलग अलग जो क्या कहते हैं रामायण और ये जो महाभारत हैं, इनके बारे में जब मुताला करते हैं तो उसमें अलग अलग हमें जो सोशल जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है हमें। तो उसी में हम देखते हैं कि जो द्रौपदी है उन्होंने 5 पांडवों से शादी की। तो ये मिसाल किसकी है? यकजोजी यानी एक यानी मियाँ बीवी, एक मियाँ बीवी की नहीं, या तादाद अज़वाज की, अलग अलग एक से ज़्यादा औरतों की, या चंद शोहरी की यानी एक से ज़्यादा शोहरों की। ठीक है, इसके बाद है अगवत बिहा की। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा चंद शोहरी की, क्योंकि उसने 5 जो भाई थे पांडव उनसे शादी की थी। तो इसका जवाब हो जाएगा सी, चंद शोहरी। ठीक है, चलिए
अब नवा सवाल है, आप इस्तिलाह संस्कृति से क्या समझते हैं? जो संस्कृति लफ्ज़ हैं इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, संस्कृति जो है ये वर्ड जो करी है उससे आखिज किया गया है, जिसके लफ्जी मायने होते हैं सुधरा हुआ, जिसमें हमने सुधार किया है। ठीक है, यानी उसमें कोई बिगाड़ आ गया था किसी चीज में, उसको हमने सुधार किया है, तो ये हो जाएगा संस्कृति। ठीक है, सुधरा हुआ। अगला सवाल है, हर्ष के दौर हुकूमत का तफसीली बयान किन दो अहम आलिमों के पेश, यानी किस जो दो आलिम थे उस दौर में, उनके नाम हमें बताने हैं। वो दो आलिम कौन थे जिन्होंने हर्ष के ज़माने के बारे में हमें बताया है? ये तफसीली मालूमात हमें पता चलती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो जो उस दौर में एक चीनी सयाह हिंदुस्तान आया था जिसका नाम था फाहियान। ठीक है, उसके ज़रिए जो लिखी हुई जो उसकी रुदात थी, जो हिंदुस्तान आया और यहाँ पे आके उसने यहाँ पे तालीम हासिल करी, खासकर जो बुद्ध मज़हब की, तो उसने भी जो है हिंदुस्तान के बारे में और उस दौर के बारे में, खासकर हर्षवर्धन के दौर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। दूसरा है बाण भट्ट। बाण भट्ट ये उसका ये दरबारी शायर था, उसने भी हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी कुछ तफसीली मालूमात, उसके जो प्रशस्ति पत्र है जो उसने उसकी तारीफ में लिखी है हर्षवर्धन की, उससे भी हमें पता चलता है। इसके अलावा हर्षवर्धन ने खुद अपनी एक सवाने हयात लिखी थी, हर्ष चरित्र, उससे भी हमें पता चलता है। सवाल है अगला, किन्हीं दो नुकात के लिहाज से सामवेद और यजुर्वेद का तकाबिल कीजिए। देखिए, सामवेद और यजुर्वेद ये चारों वेदों में से, ठीक है, दो वेद हैं और हम बात कर रहे हैं जैसे सामवेद की। तो साम जो लफ्ज़ हैं वो सोम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी चांद के लिए। सामवेद के मायने हैं सुरीले गीत, सुरीले गीत, और ये तकरीबन ये वेद जो है तकरीबन 16,000 रागों और रागनियों के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, और इसमें किस तरह से श्लोकों को, जो श्लोक होते हैं संस्कृत श्लोक, उसको किस तरह से गा के बयान किया जाता है उसके बारे में वजाहत की गई है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद के मायने हैं, लफ्ज़ी मायने कुर्बानी के, एसार के। ठीक है, तो इस वेद में मुख्तलिफ कुर्बानियों से मुतालिक जो हैं रसूम रिवाज और मंत्र जो है उसके बारे में बयान किया गया है। ठीक है, और किस तरह से यज्ञों की अंजाम दही की जाएगी। जो यज्ञ हैं आपका, जो इनकी बाकायदा आपने देखा होगा कि इसमें एक चौकी सी बनी होती है, उसमें बैठ के ये आग जला के, ठीक, कुंड सा होता है, उसमें आग जला के और उसमें आहुति देते हैं। ठीक है, तो उसमें किस तरह से ये इबादत की जाएगी उसके बारे में बताया गया है। अगला है, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में आप क्या जानते हैं? गुरु शिष्य परंपरा आपको पता ही है कि कदीम हिंदुस्तान में शागिर्दों को जो तालीम है उनके उस्तादों के ज़रिए दी जाती थी। इन उस्तादों को गुरु कहा जाता था और जिस जगह ये तालीम दी जाती थी उसको गुरुकुल कहा जाता है। तो इस तरह तालीम गुरु और शागिर्दों के दरमियान एक करीबी ताल्लुक़ होती थी और इसे गुरु शिष्य परंपरा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बाकायदा एक गुरु जो है शिष्य को हाथ में एक धागा बांधता था जिसे क्या कहते हैं आपका अपनायन कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला है सवाल, मुस्लिम तालीमी निज़ाम की किन्हीं दो खसूसियात पर बहस कीजिए। तो मुस्लिम तालीमी निज़ाम की बुनियाद हम देखें, बुनियादी खसूसियत ये थी कि ये मिजाज के लिहाज से क्या थी? रिवायती थी। मिजाज के लिहाज से रिवायती थी और मतन के लिहाज से दीनी थी। और इसका निसाब हम देखें बहुत वसी था और इसे दो ज़ुमरों में तकसीम किया गया था। पहला जो ज़ुमरा है वो है रिवायती उलूम के ऊपर और दूसरा जो ज़ुमरा है वो अक़लियत के ऊपर मबनी था। तो हम रिवायती उलूम की बात करें तो उसमें कानून आ जाता है, तारीख़ आ जाती है, अदब शामिल हो जाते हैं। जबकि जो अक़ली उलूम हैं जिनकी बुनियाद अक़ल के ऊपर है, उसमें मंतिक़ है, फ़लसफ़ा है, अदबियात है, रियाजी है, ये सारे इसी तरह से इल्म फ़ल्कियात हैं, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती थी। ऐसे किन्हीं दो असबाब को जांचिए जिसकी वजह से कोची मशहूर था। कोची आपको पता होगा कि कोची केरल में एक जगह है और ये बंदरगाह थी। ठीक है, कदीम दौर में बंदरगाह थी। आज भी आप देखें तो साहिली इलाके में वाक़ है ये जगह केरल में। तो कोची में मशहूर बंदरगाहें मौजूद थी और यहाँ सौदागरों और जो गैर मुल्की जो ताजिर हैं वो यहाँ पर आर्जी इनका मकाम गाहें थी और यहाँ कई बाज़ार मौजूद थे और इस बाज़ार में खुशबूदार मंजन, ठीक है, इसके अलावा फूल, अगरबत्ती यहाँ पे फ़रोख्त की जाती थी। इसके साथ साथ रेशम,
ऊन और सूती कपड़े यहाँ पर ठीक है बेचे जाते थे। इसके साथ ही संदल, मूंग और मोती और सोना और कीमती जो पत्थर हैं उसके सौदागर यहाँ पे मौजूद रहते थे। इसके साथ ही अनाज के आड़ती, धोबी, मछली और नमक के जो दुकानदार हैं ठीक है वो यहाँ पे मौजूद होते थे। इसके अलावा लोहार, बढ़ई, मोची और खिलौना जो बनाने वाले लोग थे वो सब यहाँ दस्तयाब थे। तो इस बाज़ार में हम देखें समुद्र से, रोड के इलाकों से घोड़े में यानी दूर के इलाकों से घोड़े भी फ़रोख्त किए जाते हैं। बाकायदा यहाँ पर अरबी जो घोड़े हैं, अरबी नस्ल के घोड़े वो यहाँ पे फ़रोख्त भी किए जाते थे। अगला सवाल है, वो दीपांकर श्रीरंजन के नाम से जाने जाते हैं, वो कौन थे और वो क्यों मशहूर हुए? ये थोड़ा सा हम देखें तो थोड़ा सा आउट है ये सिलेबस से, लेकिन क्योंकि ये बुद्ध मजहब से जुड़ा हुआ सवाल है तो इसमें हम बात करते हैं। तो ये दीपांकर श्रीरंजन जो थे, ये इनकी पैदाइश 980 ईस्वी में ढाका, आज जो बांग्लादेश का इलाका है, वहाँ पर हुई थी। और इनके वालिद एक राजा थे ठीक है, और उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम बंगाल में ठीक है वहाँ हासिल की। और उस दौर के जो बड़े बड़े काबिल आलिम थे उन्होंने उनको तालीम दी, इब्तिदाई तालीम उनकी वहीं पे हुई। और उनकी काबिलियत और जहानत की वजह से उन्हें जो विक्रमशिला उस दौर की यूनिवर्सिटी थी उसका चांसलर बना दिया। महज 19 साल की उम्र में वहाँ का चांसलर बना दिए गए ठीक है। तो इनकी काबिलियत और जहानत की वजह से इन्होंने वहाँ पर ख़ासकर जो बुद्ध मज़हब की जो अदब हैं और जो उसकी और दूसरी किताबें हैं उसका वहाँ मुताला भी किया, और साथ साथ उसको उन्होंने दूसरी ज़बानों में, संस्कृत से दूसरी ज़बानों में जो है ट्रांसलेट किया। ख़ासकर जो तिब्बती भूती जो ज़बान है उसमें किया उन्होंने। तो इन्हें तिब्बत के अंदर बहुत मकबूलियत हासिल हुई, और तिब्बत में हम देखते हैं कि इनकी बाकायदा मुजस्समा बाकायदा इनका बनाया गया है और इनको बहुत एहतराम की निगाह से देखा जाता है। अगला है, तहजीब कल्चर के किन्हीं 4 नुकात का तस्करा कीजिए। तहजीब कल्चर की जब बात की जाती है तो ये सकाफ़त जो है, हम जो तहजीब सकाफ़त सीखी और हासिल की जा सकती है ठीक है। ये हम किसी से भी सीख सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। सकाफ़त में बाज़ रवैये, बर्ताव हमें अपनी विरासत में मिलते हैं, अपने वालिदैन से मिलते हैं हमें ठीक है, आसपास जो हमारे घर के अफराद हैं वो हमें देते हैं। और जबकि कुछ ऐसे रवैये होते हैं जिन्हें हमें सीखना पड़ता है समाज से। इसके अलावा सकाफ़त अफजाइश पजीर है, यानी इसमें बढ़ोतरी होती रहती है, वक्त के साथ साथ नई नई मालूमात आती रहती हैं और उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। सकाफ़त तब्दील पजीर है, वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली भी होती है ठीक है। कोई नई चीज़ आ गई ठीक है तो ये इसमें तब्दीली भी आ जाती है। अब देखें पढ़ाई का जो है सिस्टम है उसमें भी चेंज आया है। पहले पेड़ के नीचे जो है तालीम दी जाती थी, फिर उसके बाद आप देखें कि बाकायदा कमरा बना के जो है ब्लैक बोर्ड पर तालीम दी जाती थी। अब जो आप देख रहे हैं कि स्मार्ट बोर्ड के ऊपर तालीम दी जा रही, तो ये वक्त के साथ साथ इसमें बदलाव आ रहा है। सकाफ़त हरकत पर पजीर है, कोई सकाफ़त एक जैसी नहीं रहती, वक्त के गुजरने के साथ साथ उसमें पुराने तरीके भी बदलते रहते हैं ठीक है। तो ये 4 नुकात पे आप इसका जवाब दे देंगे। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी तहजीब सेकुलर तहजीब की अक्कासी करती है, यानी हिंदुस्तानी जो तहजीब है वो सेकुलर है। सेकुलर मिजाज मतलब किसी दीन को या किसी मजहब को इसमें तरजीह नहीं दी गई, फ़ौक़ियत नहीं दी गई है। तो हिंदुस्तानी में हम देखें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैनी, पारसी, यहूदी सब आबाद हैं हिंदुस्तान के अंदर। हमारे आइन में ने जो है हिंदुस्तान को एक सेकुलर मुल्क जो है करार दिया है, और हर एक को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने मज़हब को इख्तियार करने की और उस पर अमल करने की और उसकी तशहीर करने की पूरी पूरी आज़ादी है। ये हमारे आइन जो है उसने हमें पूरी पूरी आज़ादी दी है। रियासत या मुल्क का अपना कोई मज़हब नहीं है, और रियासत सभी मज़ाहिब को यकसा तौर पर देखती है और जियो और जीने देने वाली जो एक नज़रिया है ठीक है इसको वो मानती है, उसको फॉलो करती है। अगला सवाल है, जदीद दौर में हिंदुस्तान में प्रेस की ने एक ताकतवर आले की शक्ल में कैसे इख्तियार की है ठीक है। जदीद दौर में प्रेस यानी जो मास मीडिया है इसकी बात हो रही है, उसने किस तरह से एक ताकतवर आले के तौर पर शक्ल इख्तियार की है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो मीडिया है आजकल ठीक है वो काम कर रहा है और उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। तो जदीद दौर में हिंदुस्तान में प्रेस ने एक ताकतवर शक्ल इख्तियार कर ली है। प्रेस ने न सिर्फ अवाम में कौमियत और जमहूरी नज़रिए की अक्कासी करती है, इसके साथ साथ हमारे ख़यालात की आज़ादी, इसके साथ साथ बराबरी,
भाईचारे के ख्यालात को आम करती है। उसके साथ साथ समाज के पिछड़ेपन और समाज में जो फैली हुई जो बुराइयां हैं उनकी तरफ हुकूमत का ध्यान दिलाती है। ठीक है, और मुल्क की तरक्की में रुकावट बन रही जो जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, छूत हैं, ज़ात पात का निज़ाम है, और इसी तरह से जो हम देखते हैं कि किस तरह से तासुब किया जाता है, ठीक है, उसको ख़त्म करने और एक मुस्बत माहौल किस तरह से बनाया जाए उसके ऊपर वो फोकस करती है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की बनती है, ठीक है, जिसे उसे निभाना चाहिए। समाजी मजहबी इस्लाहात की किन्हीं 4 मुश्तरका खासियतों पर से बहस कीजिए। समाजी मजहबी इस्लाहात की किन्हीं 4 मुश्तरका खासियतों पर बहस कीजिए। आपने जो चैप्टर है इस्लाहात का, समाजी और मजहबी इस्लाहात का, तो उसमें हम देखते हैं कि जितने भी मुसल्लिहीन थे अपने अपने दौर में, उन्होंने समाज में एक समाज को बेहतर समाज बनाने के लिए काफ़ी काम किया। ख़ासकर हम देखें तो औरतों की जो हाल-ए-ज़ार थी उसको बेहतर बनाने में काफ़ी उन्होंने कोशिश करी। उस दौर में हम देखते हैं कि सती प्रथा बहुत आम थी, ठीक है। इसके साथ साथ लड़की अगर बेवा हो जाती थी तो उसकी दोबारा शादी नहीं होती थी, और छोटी उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। ये चीज़ें आम थी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि तो सभी समाजी इस्लाहातकारों ने औरतों की तालीम को फ़रोग़ देने की बात करी। पहला तो ये इंपॉर्टेंट है कि सभी जितने भी उस दौर के समाजी इस्लाहकार थे उन्हें औरतों की तालीम को फ़रोग़ देने में काम किया। सभी समाजी और मजहबी इस्लाहकारों ने ज़ात पात के निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश करी कि जो ज़ात पात का निज़ाम था छूत छात का, उसे किस तरह से ख़त्म किया जाए। सभी समाजी मजहबी इस्लाहकारों ने तोहम परस्ती और समाज में जो अलग तरह से जो पुरानी गैर रिवायती जो चीज़ें चली आ रही थी आपका, उनको ख़त्म करने की कोशिश करी, उसकी हिमायत करी इन्होंने। इससे पहले है जदीद दौर में हिंदी अदब और हिंदी ज़बान अदब की तरक्की को बयान कीजिए। अब जदीद दौर में हम देखें तो हिंदी ज़बान को फ़रोग़ 18वीं सदी ईस्वी से शुरू होता है। इस दौर की अहम हिंदी जो मुसन्निफ़ीन हैं उसमें हम देखें सदासुख लाल, एहसानुल्लाह ख़ां, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इसी तरह से ठीक है, हिंदी ज़बान के ये मुस्तहकिम इन्होंने बनाया। और हिंदी अदब में हम देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और इसी तरह से महादेवी प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र, इसी तरह से शुक्ला और मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, इनके सब नाम जो हैं ये आते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं सुमित्रा पंदन नंत है और मैथिली शरण गुप्त है, निराला है आपका, ठीक है। ये इन्होंने हिंदी जो शायरी है इसको फ़रोग़ दिया इन्होंने। स्वामी दयानंद ने हिंदू समाज की इस्लाह और जो गलतियां थी आपका जो मज़हब के अंदर, उसको दूर करने की, ख़ासकर जो समाजी जो लानतें हैं, ठीक है, उनको दूर करने की उन्होंने कोशिश की और कलम के ज़रिए इन्होंने इसका काम किया। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद समाज की तवज्जो जो है गरीबों, ठीक है, और जो उनकी ज़बो हाली है उसकी तरफ भी दिलाई है इन्होंने। ख़ासकर हम देखें तो महादेवी वर्मा, उन्होंने औरतों की हालत ज़ार के ऊपर जो है इसको उजागर किया है, ठीक है। तो अलग अलग हम देखते हैं अलग अलग जो मुसन्निफ़ीन थे उन्होंने अलग अलग टॉपिक लेके बाकायदा जो है समाज की जो बुराइयां हैं या समाज की जो कमियां हैं उसको उजागर करने की कोशिश करी है और किस तरह से उसको ख़त्म किया जाए और समाज को एक बेहतर समाज बनाया जाए, इसके पर उन्होंने काम किया है। अगला सवाल है आर्ट के गंधारा स्कूल की कोई 4 खासियतें बताइए। ठीक है, आर्ट के अगर हम देखें तो आर्ट के 3 स्कूल हैं, ठीक है। आर्ट के तो कई सारे स्कूल हैं, लेकिन जब हम फ़न मुजस्समा साजी की बात करते हैं तो फ़न मुजस्समा साजी में आर्ट के 3 स्कूल हैं। एक है गंधारा आर्ट, दूसरा है मथुरा आर्ट और तीसरा है अमरावती आर्ट। तो यहाँ बात हो रही है गंधारा आर्ट की। तो गंधारा आर्ट की जो है हम देखें तो इसमें हम देखते हैं ये आर्ट का वो मकतब फ़िक्र है जो गौतम बुद्ध के कद आदम मुजस्समे इन्होंने यूनानी देवताओं के अंदाज में बनाए इन्होंने, ठीक है। उस दौर में यूनानी हिंदुस्तान आए थे, ये बात हम कर रहे हैं 320 ईस्वी के आसपास की। तो उस दौर में गौतम बुद्ध जो हैं उनको एक बहुत ही आलिमी दीन मतलब माना जाता था और एक जो है बहुत ही आला शख्सियत के तौर पे उन्हें देखा जाता था। तो उस दौर में जो है क्योंकि यूनानी हिंदुस्तान आए थे और यूनानी जो हैं उस दौर में जो बढ़ई थे ज़्यादातर, क्योंकि जहाज़ बनाने वाले थे, तो उन्होंने बाकायदा मुजस्समे बनाए और बहुत पॉलिश करके बनाए। उनकी चमक आप देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे शीशे के ऊपर उन्होंने पॉलिश किया है। इन मुजस्समों को खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने बेशकीमत ज़ेवरात, मलबूसात और पोशाकें इस्तेमाल की हैं बाकायदा। आप देखेंगे उसमें
बाकायदा सिल्वर टिप जो हैं वो भी नज़र आती हैं आपको, एक एक चीज़ बारीकी से काम किया है उन्होंने। और ये मुजस्समे पत्थर पे, टेराकोटा पे और सीमेंट जैसे जो मवाद हैं उनके ऊपर बनाए गए थे। तो यूनानी और हिंदुस्तानी आर्ट के आपसी मेल से गंधारा आर्ट का वजूद हुआ और इनमें मुजस्समे की को कशिश देने के लिए, पुरकशिश बनाने के लिए बाकायदा इसमें पॉलिश की गई है वो, ठीक है। तो ये इसकी खसूसियात थी। अगला सवाल है, 19वीं सदी का पहला निस्फ हिस्सा तालीमी तजुर्बात का दौर कहलाता है। कोई 4 असबाब बयान करके इस कौल की जो है आप दलाइल के कौल के हक में दलाइल दीजिए। 19वीं सदी का जो पहला निस्फ हिस्सा है हम देखें तो तालीमी तजुर्बात का दौर कहलाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में के चार्टर्ड एक्ट में एक कंपनी को अदब की तजदीद और इसकी बेहतरी और हिंदुस्तान के तालीम याफ्ता अफराद के लिए हिंदुस्तान के बरतानी मकबूजा इलाकों के बाशिंदगान के दरमियान साइंस से आगाही के लिए 1 लाख रुपए मुख्तस किए थे। बाकायदा 1 लाख रुपए के भी यहाँ के जो लोग हैं वो साइंसी उलूम को जो है हासिल करें। तो 1813 का एक चार्टर, बाकायदा एक एक्ट जो है वो कानून बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए। 1835 में मैकाले के मसूदे और बेंडिक्ट के करारदाद के जरिए अंग्रेज़ी को हुकूमत की सरकारी ज़बान बना दिया गया। ये 1835 का। 1854 के देखें तो वुड के मरासले में तालीमी पॉलिसी का अगराज व मकासद पर जोर दिया गया और यूरोप की जदीद आर्ट, साइंस, इसके साथ फ़लसफ़ा, अदब और अंग्रेज़ी को दूसरी ज़बानों के ज़रिए तालीमी निसाब में शामिल कर दिया गया, ठीक है, और उसके ऊपर जोर दिया गया। इसके अलावा स्कूलों में असातिज़ा की तरबियत के लिए बाकायदा और औरतों की तालीम पर भी जोर दिया गया, ठीक है। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी समाजी निज़ाम में 4 आश्रमों के तस्वुर को बयान कीजिए। अब आपको पता है कि 4 आश्रम जो हैं अगर हम 100 साल को में बांट दें, ठीक है, अगर हम इंसानी ज़िंदगी को 100 साल में बांट दें, यानी 25 साल 25 साल 25 साल और ये फिर 25 साल, तो पहला जो मरहला है आपका 25 साल का, इसको कहा जाता है हिंदू आश्रमों में, पहला जो आश्रम है उसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। यानी पहला जो नहीं एक जो, ठीक है, इस मुद्दत के दौरान वो तालीम हासिल करते हैं और अपनी ख्वाहिशात और जज्बात पर काबू हासिल करते हैं। तो इसमें शादी नहीं करते और अब बाकायदा इसमें ध्यान जो है पूरा ध्यान पढ़ाई की तरफ होता है, तालीम हासिल करने पे होता है। दूसरा जो मरहला स्टार्ट होता है 25 साल के बाद का, 25 से 50 के दरमियान का, इसमें ये कहलाता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में फर्द शादी करता है और अपने ख़ानदान को पालने के लिए रोज़ी रोटी कमाता है, ठीक है, इसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। पहला हो गया ब्रह्मचर्य, दूसरा हो गया गृहस्थ आश्रम, तीसरा है घरेलू ज़िंदगी के तमाम फ़राइज़ को निभाने के बाद। देखिए ये जो आश्रम की बात हो रही है, ये तो आप देखेंगे तालीम से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है, जो आपका 19वां जो चैप्टर है तालीम से जो रिलेटेड है उससे ये लिया गया है, ठीक है। उसमें किस तरह से हिंदुस्तानी समाज को 4 आश्रम में बांटा गया उसके बारे में वजाहत की गई है, ठीक है। तो घरेलू ज़िंदगी के तमाम फ़राइज़ निभाने के बाद, यानी जब आदमी की उम्र 50 साल से ऊपर हो जाती है तो 50 से 75 का जो दौर है उसमें उसे वनप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और इस मरहले में इंसान जो है अपने ख़ानदान को छोड़कर अलहदगी इख्तियार कर लेता है और, ठीक है, वो फिर जो है अल्लाह या मतलब, ठीक है, या जो भी है, ठीक है, अपना जो है वो इख्तियार कर लेता है, अलहदगी इख्तियार कर लेता है, ठीक है। अगला जो है वो मरहला जो है आखिरी मरहला जिसे कहते हैं, इसे मोक्ष हासिल करने के लिए, यानी 75 से लेकर 100 साल का जो अरसा है आपका, इसमें क्या होता है सारी ख्वाहिशें जो पूरी हो जाती हैं इंसान की, इसे में कहते हैं वो संन्यास ले लेता है, संन्यास आश्रम कहलाता है ये। तो इस मरहले में इंसान ध्यान लगाता है और सादा और खुश्क ज़िंदगी बसर करता है और इस मरहले में उसे अगर मौत आ जाती है तो उसे कहते हैं जैसे मोक्ष हासिल हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। अगला सवाल है, लड़कियां दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़ाया किया गया तोहफा हैं। वो बहुत कीमती इंसान हैं जिनमें लातादाद सलाहियतें पोशीदा हैं, लेकिन दुनिया भर में इनकी बुनियादी ज़रूरतें सबसे आखिर में पूरी की जाती हैं और इनकी बुनियादी हकूक़ को सबसे पहले नज़रअंदाज किया जाता है। और ऐसे 4 वाक़यात बताइए जिनमें इनके हकूक़ अदा नहीं किए गए, ठीक है भाई। अब देखिए, लड़कियां दुनिया का सबसे ज़्यादा ज़ाया किया गया तोहफा हैं। तो हम देखें कदीम कानूनी जो किताबें हैं, ख़ासकर जो हिंदू मज़हब से जुड़ी हुई हैं, उसमें औरतों की हैसियत को कम करके और उसे
जो समाज का जो चौथा तबका है, शूद्र है, उनके बराबर जो है खड़ा कर दिया गया है। इससे पहले हम देखें जब द्विवेदों के पीरियड के समय हम देखें तो उसमें ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जब ये मनुस्मृति लिखी गई है हिंदू कानून, उसमें फिर जो है उनकी जो हैसियत है उसको कम कर दिया गया। सिर्फ कुछ ज़ाती इमलाक, स्थिर धन जिसे कहा जाता है, उसके अलावा वो किसी भी इमलाक की हकदार नहीं है। यानी जब शादी होती है तो जो जहेज दे दिया जाता है उन्हें, उसके बाद वो अपने वालिद की किसी भी जो जायदाद है उसमें वो हक नहीं रखती। इसके अलावा वेद की तालीम भी औरतों के लिए मना थी। वेद की तालीम औरतें हासिल नहीं कर सकती। इसके साथ ही रक्स मौसीकी को आला ज़ात की औरतों के लिए गैर मौजू समझा जाता था और कम उम्र में इनकी शादी करना आम बात थी। सती की रस्म हम देखें तो यहाँ आम थी, बेवाओं की दोबारा शादी की इजाज़त नहीं थी, ठीक है, और कम उम्र में जो है बच्चों की शादी कर दी जाती थी। और कहीं कहीं तो यह है कि और बच्चों को जो है, ठीक है, मार भी दिया जाता था कि अगर पता चल गया ये लड़की है तो उसे जान से मार भी दिया जाता था। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में कोरोना अवस्था के दौरान सूफीज़म मजहबी नज़रिए में एक लिबरल रवैया कैसे लेकर आए? तो हिंदुस्तान में हम देखते हैं कोरोना अवस्था के दौरान सूफीज़म की आमद मुमकिन तौर पर 11वीं और 12वीं सदी की शुरुआत से होती है, ठीक है, और सूफ़ी तहरीक ने मसावात और भाईचारे को बढ़ाया। जब ये हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने मसावात, बराबरी और भाईचारे को जो है बढ़ाया। और दर हकीकत इस्लाम में जो मसावात की जो तालीम है दी गई है वो उसका एहतराम उल्मा से ज़्यादा सूफिया ने किया है, ठीक है। जो सूफिया जब हिंदुस्तान में आए उन्होंने इसका ज़्यादा एहतराम किया, इसकी पाबंदी करी। सूफिया का मानना था कि उल्मा हिर्स और हवस की वजह से दुनियावी आसाइशों में उलझ गए हैं और कुरान की असल जो जमहूरी और मसावात की तालीम से वो भटक गए। तो सूफ़ी बुज़ुर्गों ने समाजी इस्लाहात की भी कोशिश की। इन्होंने सूफियों के मुताबिक खुदा की इबादत की आला तरीन शक्ल जो है खिदमत खल्क है, वो हिंदुओं और मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं करते थे, इम्तियाज़ नहीं करते थे। और सूफिया ने आम आवाम से हमेशा करीबी ताल्लुक़ बनाए रखा। सूफी अकराम ने खानका के साथ साथ लंगर खाना और महफिल समा की शुरुआत की इन्होंने, तो जिसमें बिला किसी मज़हब की तफरीक के हर मज़हब के जो लोग हैं उसमें शामिल होते थे। और फिर उसमें जब वो बैठते थे तो उसमें फिर वो जो इस्लाम की जो तालीमात हैं, ठीक है, उससे वो रुशनास होते थे। अगला सवाल है, बुद्ध फ़लसफ़े के वो 4 खासियतें लिखी हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मावन साबित होती हैं। बुद्ध फ़लसफ़े, ठीक है, जो ये फ़लसफ़े वाला जो चैप्टर है आपका, ठीक है, उसमें इसको बयान किया गया है। बुद्ध फ़लसफ़े के अंदर यह मौजूद है। इसमें हम देखते हैं कि बुद्ध ने ज़िंदगी और अमली अखलाकियात की सादा असूलों को पेश किया है, ठीक है। इन सारी जो बाकायदा उन्होंने उसूल जो दिए हैं उन्होंने, बहुत सादा हैं और इसे हर इंसान जो है इसके ऊपर अमल कर सकता है। बुद्ध की तालीमात इंतहाई अमली हैं और सादा हैं। और बुद्ध ने निजात के जो है बाकायदा 8 रास्ते बयान किए उन्होंने। इसके साथ ही हम देखते हैं इंसानी ज़िंदगी का तकलीफ़ और मसाइब से भरी हुई उन्होंने माना है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो तकलीफ़ और मसाइब से भरी पड़ी है। तो बुद्ध ने बीमारी, दुख और मौत से इंसानी ज़िंदगी को हमकिनार देखा है। तो वो इस नतीजे पे पहुँचे कि इंसानी ज़िंदगी यकीनी तौर पर आलाम और मसाइब से घिरी हुई है। चलिए, दूसरा है जो आलाम और मसाइब का सबब क्या है, इनकी पीछे का रीज़न क्या है। इनका पीछे का रीज़न क्या है, जो आलाम से गुजर रहा है इंसान, इसके पीछे इंसान की जो नफसानी ख्वाहिशात हैं, इंसान की जो नफसानी ख्वाहिशात हैं जो कभी पूरी नहीं होती, उसमें इंसान जो है लगा रहता है कि ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। वही बात है ना, गालिब का शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले, तो वो वाला हिसाब है। तो इंसान जो है इंसान की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, इंसान मौत आ जाती है यहाँ तक के, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मसाइब का ख़ात्मा मौजूद है। उसने उन्हें बताया कि ये जो मसाइब हैं इसका ख़ात्मा मौजूद है। किस तरह से, अगर इंसान अपनी जो नफसानी ख्वाहिशात है इसके ऊपर किसी तरह से काबू पा ले तो ये दुख और जो तकलीफ़ से वो गुजर रहा है, दो चार हो रहा है, इससे वो हमकिनार हो सकता है। निजात का रास्ता क्या है कि चौथी हकीकत इस रास्ते पर ही जाती है जो निजात तक ले जाती है। तो चुनाचे बुद्ध फ़लसफ़ा कनौतियत से शुरू होकर रजायत की तरफ रहनुमाई करता है।
अगला सवाल है, 8वीं दर्जे की तालिबा जिसका नाम शरिया है, उसका एक सवाल का जवाब देना है कि इंदुस घाटी तहजीब, इंदुस घाटी को हम क्या कहते हैं? हड़प्पा तहजीब के नाम से भी जानते हैं। अगर फायदे में इंदुस घाटी तहजीब आ जाए तो आप इससे घबराइएगा नहीं। इंदुस घाटी जो सिंध घाटी की तहजीब है उसको कहा जाता है, इंदुस इंग्लिश में बोला जाता है, सिंध हिंदी या उर्दू में बोला जाता है। तो सिंध घाटी की तहजीब भी कह सकते हैं इसे, और हड़प्पा तहजीब भी कह सकते हैं इसे। तो इस पर सवाल अगर आ गया तो आप हड़प्पा तहजीब के बारे में लिख सकते हैं। तो इसका फन तामीर शहरी तहजीब की अक्कासी करता है। 8 नुकात बताते हुए इस जवाब को लिखिए। अब इसे 8 नुकात जो हैं आप देंगे और इसका जवाब लिखेंगे आप। तो पहला तो यह कि हड़प्पाई तहजीब के साथ जुड़ी हुई सकाफत को हिंदुस्तान की पहली शहरी सकाफत माना जाता है, कहा जाता है। हड़प्पाई लोगों ने हिंदुस्तान में सबसे पहले शहर तामीर किए जो शहरी मनसूबाबंदी के साथ बनाए गए थे। बाकायदा पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसके बाद उसके ऊपर शहर खड़ा किया गया। उसमें सबसे पहले उन्होंने सड़कें बनाई, नालियाँ तैयार की, और फिर उसके दोनों तरफ जो है मकानात जो है बनाए। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं इन शहरों में सफाई सुथराई, पानी की नकासी और चौड़े रास्तों के इंतजामात मौजूद थे। इन्होंने पकी हुई ईंटों से 2 मंजिला इमारत की तामीर की, और हर घर में हम देखें गौसल खाना, रसोई घर और एक कुआं मौजूद होता था। इसके अलावा दीवार गिर शहरों में हम दूसरी अहम इमारतें मसलन हम्माम, अनाज का गोदाम और असेंबली हॉल, जहाँ पर ये लोग बाकायदा इनकी कोई मजहबी कोई रसूमात होती होंगी जिसको वो अदा करते होंगे। ठीक है। अगला सवाल इसी में है, देही इलाकों में आबाद लोगों को हम देखें तो इनका जो पेशा था वो खेती बाड़ी था, लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग थे उनका अहम जो पेशा था वो तिजारत था, और ख़ासकर ये लोग वो गैर मुल्की तिजारत किया करते थे, यानी दूसरे मुल्कों से तिजारत होती थी इनकी। ये लोग बहुत ही उम्दा कूज़ागर थे, कुम्हार थे, मिट्टी के बर्तन बड़े अच्छे बनाते थे। हड़प्पाई लोगों को धात साजी से मुतालिक टेक्नोलॉजी जो है उसकी जानकारी थी, और हम देखते हैं ये मिलवा जो धातें हैं उनको बनाकर, ठीक है, एक तीसरी जो धातें हो उसको बनाना ही जानते थे। तो कांसे की जो मूर्ति वहाँ से मिली हमें, उससे ये पता चलता है कि लोग मिलवा धातों से वाकिफ़ थे। ठीक है, किस तरह से टिन और तांबे को मिला के ये कांसा बना लिया करते थे। हड़प्पाई लोग लिखना जानते थे और उनकी ज़्यादातर मोहरों पर तहरीरें पाई गई हैं, और लेकिन बदकिस्मती से अभी तक जो इस तहरीर को हमें समझा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। उसकी वजह यह है कि ये अलग अलग अलामतों में है। ठीक है, हरूफ की शक्ल में नहीं है बल्कि अलामतों की शक्ल में, निशानियों की शक्ल में। इस वजह से इसको हमने डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए अभी। इसके बाद हम देखते हैं कि 1800 कबल मसीह में इस तहजीब का जो है ज़वाल हो गया, ख़ात्मा हो गया, लेकिन इसके वजूहात अभी तक हमें नहीं पता चल पाए कि इसका ख़ात्मा क्यों कर हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न था। अलग अलग जो आलिम हैं उनका अपना अपना कहना है। कोई कहता है यहाँ बाढ़ आई होगी, नदी ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, या फिर यहाँ कोई भूकंप आया होगा, या कोई ऐसी महामारी आई होगी जिस वजह से लोग उस इलाके को छोड़ गए होंगे। ठीक है, या किसी गैर मुल्की जो दूसरे हमलावर हैं उन्होंने इस यहाँ पे हमला किया होगा जिसकी वजह से ये लोग दूसरी जगह, ठीक है, हिजरत करने पे मजबूर हुए होंगे। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। अगला है, चंद्रशेखर वेंकट रमन की किन्हीं आर्ट्स वसूलियाबियों की वजाहत कीजिए। चंद्रशेखर वेंकट रमन की बात जब करते हैं तो देखिए साइंस जो वाला जो चैप्टर है आपका, जो 3 चैप्टर हैं आपके 15, 16, 17, तो उसमें जो आखिरी जो जदीद जो साइंसदान है उसमें से ये लिया गया है। तो इसको बहुत अच्छे से कर लिए। एक तो कदीम जो साइंसदान है उनके बारे में पूछ लेते हैं, खासकर आर्यभट्ट के बारे में, और इसी तरह से वराहमीर के बारे में, भास्कर के बारे में, भास्कराचार्य, इसी तरह से पतंजलि है और चरक हैं, इनके बारे में मालूम कर सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और ये आखिर के जो जदीद दौर के जो साइंसदान हैं इसमें होमी जहांगीर भाभा हो गए आपका, और इसी तरह से विक्रम साराभाई हैं, और ये जगदीश चंद्र बोस हैं, और सीवी रमन हो गए, और इसी तरह से APJ अब्दुल कलाम है। इनके बारे में मालूम कर सकते हैं, इनके सवाने हयात पूछ सकते हैं आपसे, तो इनके बारे में याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है न सिर्फ एक अजीम साइंसदान थे बल्कि वो इंसानियत की भलाई और इंसानी वक़ार में भी यकीन रखते थे। उन्होंने 1930 में फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ जो उस वक्त माना जाता है हासिल किया, और इस एवार्ड को हासिल करने वाले वो पहले एशियाई थे।
सीवी रमन की पैदाइश 7 नवंबर 1888 में तिरुचिरापल्ली, जो तमिलनाडु का एक शहर है, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी। वो अपने बचपन से ही खुदादाद सलाहियत के हामिल थे और इंडियन आर्ट्स एंड अकाउंट्स जो एक एग्ज़ाम होता था तो उसमें अव्वल आने वाले वो शख्स थे। और महज 19 साल की उम्र में इन्होंने इस एग्ज़ाम को पास कर लिया था। और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद उन्हें असिस्टेंट अकाउंट जनरल जो है वो बना दिया गया था, उसके ओहदे पे फायज हुए। लेकिन क्योंकि इनका इंटरेस्ट जो था वो साइंस के ऊपर था, फिजिक्स के ऊपर था, तो इन्होंने उस नौकरी को छोड़कर कलकत्ता में, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, वहाँ का जो फिजिक्स का जो शुबा है, साइंस का जो शुबा है, उसमें जाके फिजिक्स के प्रोफेसर ये बन गए। 1924 में उन्हें रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप मिली और उन्होंने रोशनी की किरणों का आबी सालमों से गुजरने की वजह से टूटने की सिमत जो है उसमें कई तजुर्बात किए कि किस तरह से रोशनी जो है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, हवा से पानी में जा रही है या पानी से कांच की तरफ जाएगी, तो उसमें क्या हुआ है, वो टूट जाती है, बिखर जाती है। और इसके साल में जो बिखर जाते हैं, तो इसके ऊपर बाकायदा एक उन्होंने तवील मकाला लिखा और उनका ये मकाला है, ये मंजर आम पे आया और इसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर रमन जो है एक अजीम रहनुमा भी थे, एक अजीम उस्ताद भी थे। ठीक है, और इनकी जो जिंदगी है हम देखते हैं, ये हमारे लिए एक मशअल राह है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आखिरी जो चैप्टर है उससे जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लास्ट चैप्टर। मंदरज इल्म के माबेन सकाफती रिश्तों का तस्करा कीजिए। अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, किस किस तरह से हमारा जो रिलेशन है अरबों के साथ, रोम यानी यूरोप के साथ, इसके साथ साथ जो आसपास ये मशरकी एशिया है आपका, उनके साथ। ठीक है, उसमें इंडोनेशिया है, इसी तरह से फिलीपाइंस है, कंबोडिया है और मलेशिया है, इसी तरह से जावा, सुमात्रा और सिंगापुर है और चाइना है, जापान है। ठीक है, इनके साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं इसके बारे में बात की जाए। तो इसमें कंबोडिया और इंडोनेशिया के बारे में बात करी है कि किस तरह से इंडिया के ताल्लुकात उनके साथ कैसे रहे हैं कदीम दौर से। तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान और कंबोडिया के दरमियान सकाफती तारीख की गहरी जड़ें पहली और दूसरी सदी ईस्वी से ही मिलती हैं, जाकर मिलती हैं। तो कंबोडिया में हम देखें हिंदुस्तानी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले शाही ख़ानदान, ठीक है, वारकनन दुनिया थे और पहली सदी ईस्वी से उन्होंने वहाँ पर हुकूमत करी थी। कंबोडिया के लोगों ने वसी यादगारें तामीर की हैं और इनको हिंदुस्तानी रज़मियों की जो देवी देवता हैं, ठीक, उसमें ख़ासकर हम देखें शिव और विष्णु और इसके साथ साथ बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं उसमें बयान किया गया है। ठीक है, दिखाया गया है। इसी तरह हम देखते हैं अंकोर वाट का जो मंदिर है उसमें बाकायदा शिव जो देवता हैं उनके ऊपर बहुत सारे जो है उन्होंने मंदिर बनाए हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो दीवारों के ऊपर रामायण और महाभारत की जो रज़मी हैं, कहानियाँ हैं, उनको जो है उनके मनाजिर को कुनंदा किया है वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं हिंदुस्तान और इंडोनेशिया की। तो हिंदुस्तान और इंडोनेशिया की जब बात करें तो मजहबी फ़न तामीर के लिहाज से इंडोनेशिया में सबसे बड़ा शिव मंदिर जावा जजीरा जो है वहाँ पर बनाया गया है और इस मंदिर को 9वीं सदी ईस्वी में जो है तामीर किया गया। और इस शिव मंदिर में दाएं से बाईं तरफ हम देखें तो दाईं तरफ जो है विष्णु की मूर्ति है और बाईं तरफ जो है ब्रह्मा की मूर्ति है। ठीक, और मूर्ति भी है और मंदिर भी है। इस मंदिर में पूजा के वक्त संस्कृत ज़बान में भजन पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो दर हकीकत ये बाली में है जहाँ हिंदू मज़हब अभी तक बरकरार है, जबकि इंडोनेशिया के तमाम मजमे जज़ायर जितने भी हैं वहाँ पर इस्लाम कबूल कर लिया है। वहाँ पे इस्लाम जो है मज़हब है। ठीक है, सबसे बड़ी आबादी इस्लाम मज़हब को फॉलो करने वाले हैं वहाँ पर। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वहाँ पे हिंदू मज़हब को फॉलो करने वाले लोग भी अभी भी मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी हैं वहाँ पे जो इस्तेमाल की जाती है वो उसमें बहुत सारे अल्फाज जो हैं संस्कृत ज़बान के इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी तरह से जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में, फ़न जो तामीर है आपका उसके बारे में, और इसी तरह से हड़प्पा तहज़ीब के बारे में, जो कदीम हमारी तहज़ीब है उसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तो जवाब जो है आप जो देंगे तो पॉइंट वाइज बना के दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।